हेलो बच्चों। तो आज हम इस लेक्चर में करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स का पार्ट 2 एनर्जी। तो एनर्जी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे। एनर्जी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी एक एबिलिटी होती है किसी काम को करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम वॉकिंग कर रहे हैं, है ना, तो वॉकिंग में हमारी एनर्जी लगती है ना। अगर हम में एनर्जी ही नहीं होगी तो हम कैसे चल पाएंगे, हम तो एक जगह पर बैठे रहेंगे ना। तो एक एबिलिटी होती है किसी काम को करने की, ये है एनर्जी। The chemical energy is held in the form of ATP, adenosine triphosphate। जो केमिकल एनर्जी है वो ATP की फॉर्म में, ATP क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। ATP की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, विच कंट्रोल ऑल लाइफ प्रोसेसेस इंक्लूडिंग सिंथेसिस एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टिश्यूज। जो ATP है वो कंट्रोल करती है जो भी हमारे लाइफ के प्रोसेसेस हैं, जिसमें सिंथेसिस आ जाता है, हमारे बॉडी टिश्यूज़ के मेंटेनेंस करनी, मसल एक्टिविटी, नर्व एक्टिविटी, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करती है। ठीक है। एनर्जी यील्डिंग फूड्स आर फैट, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, जिनसे हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। उन जो फूड से हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है वो है कौन कौन से, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एनर्जी। वैसे तो बहुत सी हैं टाइप एनर्जी की टाइप्स, लेकिन मैंने 4 लिखी हैं, तो आप लोग देख लो। ऑस्मोटिक एनर्जी क्या है, मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये मेंटेन करता है जो न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्टेशन होती है। ठीक है, ये ऑस्मोटिक एनर्जी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक है, जो ब्रेन से सिग्नल जाता है, ब्रेन तक सिग्नल आता है, वो क्या है, किसके थ्रू, नर्व इम्पल्स के थ्रू होता है। ठीक है। नेक्स्ट है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी में क्या है, सिंथेसिस ऑफ न्यू कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में कंपाउंड्स बनते हैं ना, उनकी सिंथेसिस होती है, सिंथेसिस ऑफ न्यू कंपाउंड्स, ये है केमिकल एनर्जी। नेक्स्ट है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी क्या है, थर्मल से हम जान सकते हैं कि क्या हो सकता है, थर्मल से हीट, है ना, ये तो बिल्कुल आसान है। थर्मल एनर्जी, थर्मल से मतलब हीट, ये ना हीट रेगुलेशन का काम करता है। ठीक है, ये है थर्मल एनर्जी। सभी एनर्जी के बारे में पता चल गया आप लोगों को। नेक्स्ट आ जाता है यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की यूनिट क्या है, The unit of energy which has been in nutrition for a long time is kilocalories। बहुत टाइम से जो एनर्जी की यूनिट है वो किलो कैलोरीज ही चलती आ रही है। ठीक है, तो अभी रिसेंटली द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ साइंसेस एंड इंटरनेशनल यूनियन ऑफ न्यूट्रिशनल साइंस हैव अडॉप्टेड जूल। रिसेंटली जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ साइंस है और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ न्यूट्रिशनल साइंस है, उसने जूल अडॉप्ट कर ली एनर्जी की यूनिट। ठीक है, तो जूल क्या है, जूल की डेफिनेशन क्या है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव 1 kg mass by 1 meter by a force of 1 Newton acting on it। कि जो एनर्जी रिक्वायर होती है 1 kg मास 1 kg मास 1 मीटर उस पर
जो फोर्स लगती है 1 न्यूटन मूव होने में, वो है जूल। ठीक है, क्या है, हमें एनर्जी रिक्वायर होती है कि 1 kg मास को 1 मीटर, उस पर जो फोर्स लगती है 1 न्यूटन की, फोर्स लगती है 1 न्यूटन की और वो मूव होता है, उसको क्या कहते हैं, जूल। तो अगर आपने जो 1 न्यूटन की डेफिनेशन लिखनी है तो मैं लिखवा देती हूँ, मैंने लिखी नहीं है तो आप लोग लिख लो जिसने लिखनी है। 1 न्यूटन is the force needed to accelerate 1 kg mass by less than a second। ठीक है, ये 1 न्यूटन ऐसी फोर्स है जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है कि 1 kg मास एक्सलरेट होता है 1 सेकंड से पहले, लेस देन अ सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट है बेसल मेटाबॉलिज्म रेट। बेसल मेटाबॉलिज्म रेट क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ ऑफ बॉडी। ये अमाउंट है एनर्जी की, जो एनर्जी रिक्वायर होती है इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ करने में। जो इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ हमारी हो रही है ना, उनमें जो एनर्जी लगती है, ये है बेसल मेटाबॉलिज्म रेट। इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ कौन सी होती है, जो हमारे विल में नहीं होती, जो हम अपने कंट्रोल में नहीं होती, हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जैसे कि हार्ट बीट, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, और इसकी मैंने 2 डेफिनेशंस लिखी हैं, एक नीचे भी है, देखो। BMR इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी योर बॉडी नीड्स टू परफॉर्म बेसिक लाइफ सस्टेनिंग फंक्शंस। कि BMR ऐसी अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिसकी आपकी बॉडी को ज़रूरत होती है बेसिक लाइफ के जो फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करने के लिए, वो है BMR। ठीक है, उसको BMR कहते हैं, जो एनर्जी की आपकी बॉडी को ज़रूरत होती है, किसके लिए, बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। दिस इंक्लूड ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, सेल प्रोडक्शन, टेम्परेचर रेगुलेशन, न्यूट्रिएंट्स प्रोसेसिंग। इसमें क्या क्या आ जाता है, ब्रीथिंग आ जाती है, सर्कुलेशन आ जाता है, सेल प्रोडक्शन आ जाती है, टेम्परेचर रेगुलेशन आ जाता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोसेसिंग आ जाता है। ये है इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़। ठीक है, तो आगे आ जाता है अबाउट 1/3 एनर्जी इज नीडेड फॉर द इनवॉलंटरी वर्क। जो एनर्जी का 1/3 पार्ट है ना, वो इनवॉलंटरी वर्क में ज़रूरत होती है उसकी, एनर्जी के 1/3 पार्ट की। ठीक है, 1/3 पार्ट लगता है। नेक्स्ट है इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड बाय द बॉडी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ when the person is having complete physical, emotional rest, normal body temperature। कि हम BMR एज अ सिंपल वर्ड्स हम देख सकते हैं कि ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है हमको, किसके लिए, हमारे जो मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। जब एक पर्सन कंप्लीटली फिजिकली और इमोशनली रेस्ट में हो, उसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो, वो कोई एक्टिविटी ना कर रहा हो, तब जो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उसको हम क्या बोलते हैं, BMR। ठीक है, आगे है द BMR इज़ मेजर डायरेक्टली फ्रॉम द हीट प्रोड्यूस्ड और इनडायरेक्टली फ्रॉम O2 intake and CO2 expenditure when the subject is at rest। हम BMR को कैसे मेज़र कर सकते हैं, हम 2 तरीके से मेज़र कर सकते हैं, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। डायरेक्टली कैसे मेज़र करेंगे हम, जो हीट प्रोड्यूस्ड हो रही है उससे, और इनडायरेक्टली कैसे मेज़र करेंगे, जब O2 हम ले रहे हैं और CO2 हम बाहर निकाल रहे हैं।
एक पर्सन रेस्ट पे हो तब BMR मेजर होगी, ठीक है। आगे है फैक्टर अफेक्टिंग BMR। कौन कौन से जो फैक्टर हैं वो अफेक्ट करते हैं BMR को। एक तो है एज, ठीक है। एज में कैसे, एज द पर्सन गेट्स ओल्डर मेटाबॉलिक रेट जनरली स्लोज। जब एक पर्सन की एज ज़्यादा हो जाती है तो उसका जो मेटाबॉलिक रेट है वो स्लो हो जाता है, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ मसल टिश्यूज, हार्मोनल एंड न्यूरोलॉजिकल चेंजेस। क्यों क्यों स्लो हो जाता है, क्योंकि उसके जो मसल टिश्यूज़ हैं वो लॉस हो जाते हैं, हार्मोनल एंड न्यूरोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। अगला फैक्टर आता है हाइट। हाइट में क्या आ जाता है, इन टॉल पीपल BMR इज़ हायर। जो लंबे होते हैं ना पीपल, उनका ना BMR हाई होता है। क्यों हाई होता है, क्योंकि जो उनका स्किन सरफेस एरिया है वो ज़्यादा होता है। अगर स्किन सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो हीट कॉन्टिन्यूसली लॉस्ट होगी थ्रू द स्किन, ठीक है। आगे आ जाता है हार्मोनल फैक्टर। हार्मोनल फैक्टर कैसे BMR को अफेक्ट करेगा। Hormonal imbalances caused by certain conditions, including hypo and hyperthyroidism, can affect metabolism. जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं ना कुछ कंडीशंस करके, जैसे कि हाइपो मीन्स क्या होता है, हाइपो में लो BMR हो जाता है और उसमें वेट गेन कर लेते हैं हाइपो में। और हाइपर थायरॉयडिज्म में क्या होता है, जो BMR है वो हाई हो जाता है और वेट लॉस हो जाता है, जो कि किस में अफेक्ट करता है, मेटाबॉलिज्म में, है ना। बोला था ना मैंने, हाइपो और हाइपोथायरॉयडिज्म कैन अफेक्ट मेटाबॉलिज्म। ये दोनों मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर कैसे अफेक्ट करेगा BMR को। The weather can also have an effect on metabolism. If it is very cold or very hot, body has to work harder to maintain its normal temperature, and that increases the metabolic rate. कि जो वेदर है ना वो चेंज होता है, इससे ना मेटाबॉलिज्म में इफ़ेक्ट पड़ता है। जब बहुत ठंड होती है, जब बहुत गर्मी होती है, तो जो हमारी बॉडी है ना उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको नॉर्मल करने के लिए। तो जो मेटाबॉलिक रेट है वो भी इंक्रीज होगा जब बॉडी ज़्यादा मेहनत करेगी, है ना। तो नेक्स्ट है ड्रग्स कैसे अफेक्ट करेंगी। जो कैफीन एंड निकोटिन कैन इंक्रीज मेटाबॉलिज्म रेट। जो कैफीन और निकोटिन है वो मेटाबॉलिज्म रेट को इंक्रीज कर देगा। नेक्स्ट है बॉडी टेम्परेचर। विद राइज इन बॉडी टेम्परेचर BMR ऑल्सो इंक्रीजेस। जब बॉडी का टेम्परेचर राइज होगा, मतलब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो जो BMR है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। आगे है प्रेगनेंसी। BMR इंक्रीजेस ड्यूरिंग ईच ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। By the end of last trimester, BMR increases by 15% to 25%, which accounts to increase in weight and growth of fetus. कि जो BMR है वो इंक्रीज होती है हर एक ट्राइमेस्टर में ऑफ प्रेगनेंसी के, हर एक प्रेगनेंसी के ट्राइमेस्टर में ये BMR इंक्रीज होता है। एंड तक आके जो लास्ट ट्राइमेस्टर है BMR बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। 15% to 25% BMR इंक्रीज हो जाता है, ठीक है।
तो ये हुआ आपका कार्बोहाइड्रेट्स चैप्टर कंप्लीट। अगर जिसने मेरी कार्बोहाइड्रेट्स वाली वीडियो